आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी गोधुली भाग 2 का जो पाठ 1 है ना। पाठ 1 का नाम क्या है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो लिखा गया हुआ है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें सभी पाठ मतलब कि हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है उन सभी बातों को हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस पाठ का, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये सब हम बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि भीमराव अंबेडकर उनका एक जीवन परिचय है जो सभी पाठ के पहले दिया गया हुआ है, लेखक का जीवन परिचय। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं पहले, ठीक है। आपसे प्रश्न भी एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ दिया गया हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म कब और कहां हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में। और पूछा जाएगा कि किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मतलब वो अपने समय के सबसे मतलब एक तरह से विद्वान, सुपठित मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। इस बार भी प्रश्न पूछा गया है 2024 के एग्जाम में कि किसके प्रोत्साहन पर ना जो भीमराव अंबेडकर है जो न्यूयॉर्क पढ़ने गए। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या होता है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आपको हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे कि आपके परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उसको आप अच्छे से परीक्षा निकाल सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न एक बन रहा है ना कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के किसके प्रोत्साहन पर, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए पहले कहाँ गए, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो है वो कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। फिर वहां से लंदन गए, तो लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे ना। देखिए वो बहुत सारे चीज कहते हैं, किस किस के, सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब इतना उभरे मतलब निकले ना। स्वदेश में कुछ, स्वदेश मतलब होता है अपने देश में ना, कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। मतलब भीमराव अंबेडकर जी जो कुछ समय वकालत मतलब वकीली का काम भी किए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब कि भीमराव अंबेडकर जो है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय रहे। सक्रिय का मतलब होता है कि उसमें हमेशा लगे हुए रहते हैं, उस काम में तत्पर रहते हैं, ठीक है। सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत मतलब दलित जो निम्न वर्ग के जाति के लोग होते हैं उनको कहते हैं, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब कि बहुत संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रमुख मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, वीर और ज्योतिबा फूले। आपसे यहाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अंबेडकर जी को जो 3 प्रेरक व्यक्ति थे उनका क्या क्या नाम है, तो उनका नाम है बुद्ध ना, क्या नाम है, बुद्ध, कबीर, यहाँ पर कबीर छूट गया हुआ है, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वीर नहीं है, इतना आप लोग थोड़ा समझते चलिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या प्रश्न कि भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे ना, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है क्या कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और
एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। तो एक प्रश्न यहां से ये भी बनता है, ठीक है। उसके बाद है कि दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि बाबा साहब का जो निधन है वो कब और कहां हुआ था, तो आप बताएंगे कि 1956 ईस्वी में, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। तो आपको हमारी सारी बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हर एक विषय का, प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी करें एकदम अच्छे से, तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्ञानी बाबा 875, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, आइए देखते हैं। इसके बाद क्या है कि बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी ना। बाबा साहब ने क्या किए कि अनेक पुस्तकें लिखी, ठीक है। यहां से आइए। बाबा साहब ने क्या किए, अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है ना। यहां से भी प्रश्न पूछा गया। इस बार जो पूछा गया है 2024 के एग्जाम में, वो प्रश्न भी हम आपको दिखाएंगे अभी कि क्या क्या इसमें से पूछा गया हुआ। एक वहां जो किनके प्रोत्साहन पर, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे न्यूयॉर्क और लंदन, ठीक है। उसके बाद तो उनकी क्या क्या है जो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो है किनके, तो अम्बेडकर जी का भाषण, तो द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि अनटचेबल्स जो है किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, द अनटचेबल्स। तो ये जो लिखा गया हुआ है वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, और इस बार के एग्जाम में यही प्रश्न यहां से पूछा गया था, ठीक है। अब आइए, उसके बाद है हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है। इसके बाद है थॉट्स, यहाँ पर थॉट्स, ठीक है, ऑन लिग्यूनिस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि सभी जो है किनके द्वारा, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया रचनाएं और क्या है, भाषण है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आपसे प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि उनका जो वांग्मय नाम से है वो कितने खंडों में प्रकाशित है ना। कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। कितने खंडों में, 21 खंडों में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है बाबा साहेब के विख्यात भाषण। अभी हम लोग क्या देखे हैं, बाबा साहब के विख्यात भाषण जो है इनहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेदक का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के मतलब जो हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो ललय सिंह यादव। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी अनुवाद है वो किनके द्वारा किया गया हुआ है, तो ललय सिंह यादव के द्वारा, ठीक है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल ना, कहा, तो लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था लाहौर में, वो कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। लेकिन 1936 में यह पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया ना। बाद में इस पुस्तक को बाबा साहब ने इसे कौन सा नाम दिया, तो स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। कौन सा रूप, तो स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट सरकारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्व ग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी
अस्वस्था कर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रमात विधि वेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है ना। तो भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए क्या है, यह लेख जो है अत्यंत क्या है, शिक्षाप्रद है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे इस पाठ के बारे में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है, यहाँ पर हम लोग भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ जान लिए, उनके द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखा गया है, कहानी कौन है, भाषण कौन सा अब है, ठीक है, उनके जन्म मृत्यु, ठीक, उनका पढ़ाई लिखाई के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग इस स्टार्ट करेंगे क्या, तो इस पाठ को जिसका नाम है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे एकदम। अच्छा, तो आइए देखते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी, इसके पोषक कई आधार पोषक की कमी नहीं। अच्छा, विडंबना मतलब क्या होता है, तो उपहास होता है। ठीक है, विडंबना कि युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, अच्छा, श्रम विभाजन, यहाँ तो पहले समझ लीजिए कि श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम का मतलब होता है मेहनत और काम ना, श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत करना या काम करना। ठीक है, और श्रमिक, एक शब्द इसमें आएगा श्रमिक, तो श्रमिक का मतलब होता है मजदूर या कामगार जो काम करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जाति प्रथा भी क्या है, श्रम विभाजन का क्या है, तो दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। जो जाति प्रथा है उस श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। वो कैसे, तो थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि श्रम का मतलब हुआ काम करने वाला, मेहनत करने वाला, काम करने वाला, लेकिन श्रमिक का मतलब हो गया लेबर, मजदूर, कामगार। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या कहा है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको किसी काम में अच्छा मन नहीं लग रहा है ना, लेकिन जाति उसका अगर, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई हराम जाति का है तो उसको मजबूरी में बाल काटना ही पड़ेगा ना, तो ये हो गया एक तरह से क्या कि जाति के नाम पर काम करना, कि उसको जन्म से जब माता, मतलब कि माता के गर्भ में ही रहता है बच्चा, उसी समय से उसका क्या हो जाता है, काम निर्धारित हो जाता है कि इसको जन्म लेकर यह काम करना है। ठीक है, अच्छा, तो साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती ना। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा, ऊंच नीच भी करार देती है ना। कि अगर कोई काम करार देती है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा, यहाँ पर मिस्टेक है, प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या, यदि जो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का क्या मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है ना। मनुष्य के मतलब रुचि पर आधारित है। अगर हमको पढ़ाने में मन लगता है, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं धोबी है तो हमको कपड़ा खींचना पड़ेगा, हमको पढ़ाने का मन है, तो ये तो बात हमको रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में क्या होता है, वो काम करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक, जैसे कि किसी काम में मतलब कुशल किसको कहते हैं, अगर किसी भी काम को हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो कहा जाता है कि इस काम करने में हम निपुण है या कुशल है। ठीक है, तो
व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे यह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात पहले से ही मतलब क्या उसका हो जाता है, कार्य निर्धारित हो जाता है ना। माता के गर्भ में ही बच्चा है लेकिन उसका काम फिक्स हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। ठीक है, अनुसार पहले से ही, आगे देखते हैं, अर्थात गर्भधारण के समय से ही ना, मतलब कि बच्चा गर्भे में है और उसका काम क्या करना है जो फिक्स हो जाता है ना। तो देखिए गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया, उसका मतलब पेशा जो है वो फिक्स कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। देखिए पूर्व निर्धारण मतलब जो पहले से ही निर्धारित हो, जो काम पहले से ही फिक्स रहता है उसी को कहते हैं पूर्व निर्धारण। तो एक पेशे में बांध भी देती है कि हमको ये काम छोड़ के दूसरा काम नहीं करना है, कोई भी काम करना है तो जन्म जो मतलब कि जन्म से पहले ही फिक्स हो चुका है उसी काम को करना है, उसमें हमारा रुचि हो नहीं हो रुचि फिर भी मजबूरी में ही सही लेकिन वही काम करना है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, मतलब कि कहने का मतलब ही हुआ कि चाहे वो भूखा मर जाए लेकिन दूसरा काम नहीं कर सकता है, उस पेशा में उसको आमदनी हो नहीं हो लेकिन उसको वही काम करना है, भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, आधुनिक मतलब जो नए युग है इसमें यह स्थिति प्राय आती है हमेशा, क्योंकि उद्योगों धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने को स्वतंत्र न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे उद्योग धंधे है ना तो इसमें कभी ना कभी आदमी को पेशा अगर वो काम नहीं चलता है तो दूसरे काम करने के लिए उसका अपना पेशा अकस्मात मतलब एकाएक बदलना पड़ जाता है, परिवर्तन करना पड़ जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य अपना पेशा नहीं बदल सकता है स्वतंत्र रूप से तो क्या होता है उसको माने भूख मरने के अलावा कोई चारा उसके पास नहीं होता है। अच्छा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। पैतृक मतलब उसके पिता का जो पेशा नहीं हो तो हिंदू धर्म में ऐसा कोई भी उसको चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता। इस लाइन को थोड़ा गौर से समझिएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। कहने का मतलब कि जो उसके माता पिता का पेशा नहीं हो वो बच्चा उस पेशा को कभी भी नहीं चुन सकता है। किस धर्म में? तो हिंदू धर्म में। अच्छा, भले ही वह उसमें पारंगत हो, मतलब पारंगत के मतलब होता है विद्वान, ना कहता है गांव घर में ना देखो ना फनामा के बेटा हो गई पारंगत, मतलब कि एकदम विद्वान बन गया ना। तो देखिए भले ही उस काम में वो निपुण हो, पारंगत हो, उसको बहुत अच्छे से आता हो लेकिन फिर भी वो अपना पेशा नहीं बदल सकता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि क्या है जो भारत में जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि भारत में जो है जाति प्रथा कौन सा कारण बना हुआ है, तो प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे क्या है बात करते हैं, आगे है इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है ना। जाति प्रथा जो है गंभीर दोषों से मतलब बहुत सारा दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता ना। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन वो क्या होता है तो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। स्वेच्छा मतलब उसके मर्जी पर निर्भर नहीं रहता है।
मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता ना। अगर किसी मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, उसका अपना भावना है कि हम कोई सुंदर सा काम करें, बढ़िया सा काम करें जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन इसमें उसका कोई स्थान नहीं है अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं ना। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको उस काम में रुचि नहीं है, लेकिन वो विवश होकर उस काम को कर रहे हैं ना, विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा एक बात बताइए, आपको कोई काम कहे हम करने के लिए, आपको उस काम में रुचि नहीं है, मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? दिने न कटिएगा। दिन कैसे? तो जे काम है 5 घंटा का करबे 20 घंटा में, तो वो हो गया दिन कटुआ काम ना, जिसमें हमको रुचि नहीं है, मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है उस काम में, तो काम करने में तो टाइम लगाबे ना करेंगे। तो देखिए, तो वही बात कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर, दुर्भावना मतलब उसका भावना जो उस काम के प्रति है वो अच्छा नहीं है ना, रहकर टालू काम करने, टालू मतलब टाल रहे, दिन कटे, दिन कटुआ काम, और कम काम, दिन कटुआ काम करेंगे, टालू काम करेंगे तो भाई कम काम तो कम होगा ही ना, तो कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो, न दिमाग, न कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है ना। अगर हमारा दिल नहीं लगता है, मन में नहीं लगता है पढ़ने में, तो हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप लोग मन और दिल दोनों को एक जगह एकदम आराम से रखिए, मन लगा के पढ़िए। अगर आपको भी अच्छा मार्क्स लाना है क्लास 10th में, तो आज ही ज्ञानी बाबा 875 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो आगे देखते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है ना। जाति प्रथा जो है वो आर्थिक पहलू से भी क्या है? एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब कि अस्वाभाविक नियमों, जैसा कि उसका नियम नहीं है किसी काम को करने में या कुछ, तो लेकिन अस्वाभाविक, उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन उसके विपरीत जाकर कुछ काम करना होता है ना। जिंदगी जीने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, तो करना होता है, तो क्या होता है कि अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर मतलब कि एक बंदिश की तरह बंद कर उसमें बना देती है, निष्क्रिय बना देती है। और आगे की बात करें तो अच्छा आगे क्या है, तो यहां से देखिए आप। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना ना, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा जा रहा है ना। सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है ना। अब मन में आया होगा ना कि अगर हम जातियों के विरुद्ध में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जो होगा वो आदर्श समाज होगा, वो क्या होगा? आइए देखते हैं। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर आदर्श समाज कैसा होगा, तो आदर्श समाज होगा वह समाज जिसमें स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्र हो ना, समता मतलब सब एक समान हो, भ्रातृत्व जिसमें भाईचारा बना रहे, ठीक है, भाईचारा पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने, अबाध मतलब होता है बाधा रहित, अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए ना। सामाजिक जीवन में मतलब बाधा रहित संपर्क मतलब जिसका कोई बेरोक हो ना। अबाध का मतलब क्या हो गया? बेरोक, मतलब कि जिसका कोई
रोक नहीं हो, बाधा रहित हो। अच्छा, उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ना भीम अति श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो भाईचारे का रूप है तो कैसा है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और इसी का क्या है दूसरा नाम, वो भाईचारे का ही नाम है क्या, दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र जो है वो केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र जो है वो मूलतः सामूहिक जीवनचर्या, मतलब सब जो जिंदगी काट रहा है वही नहीं है ना, कि एक ऐसी रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये जो पाठ है ये पूरा खत्म हो चुका है। अगले पाठ में हम लोग फिर बात करेंगे। अगले पाठ में क्या, इसके पाठ जो 2 का वीडियो अपलोड होगा उसमें हम आप लोगों को इस पाठ से संबंधित जितने भी एमसीक्यू प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव, इस किताब से एक एक प्रश्न छांट के आपके सामने देंगे और उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इधर उधर भटकिए मत, दिल लगा के आप जुड़ जाइए हमारे साथ। आपको हिंदी का भी वीडियो उपलब्ध होगा, मैथ का भी और साइंस का भी, हर सब्जेक्ट का बारी बारी से हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार जरूर चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और यदि आपको संपर्क करना है, संपर्क किस नंबर पे करना है, अगर आपको और कोई कठिनाई है तो हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। नंबर क्या है, तो 8757830960। ठीक है, तो इस नंबर पर अगर आपको कोई कठिनाई है कुछ समझने बुझने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।